नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए आपके ब्रेन को प्रिपेयर करने के लिए और आपके फ्यूचर की साइंस और मैथमेटिक्स की जर्नी को इजी बनाने के लिए, प्लस आपको सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को एक चीज बताएगा कि साइंस और मैथमेटिक्स एक्चुअली में 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही मुश्किल पैदा कर सकता है, इससे ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। और हमें किस तरह से अप्रोच लेनी है उन चीजों की जिन्हें देख के भी हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीजें हैं, इसके लिए एडवांस बनना पड़ेगा। और ये जो वर्ड है ना, ये साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है और चीजों को टफ बनाता है। वेयर एज अगर हम राइट डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को प्रोसीड करें, ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़े, जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए कुदरत से मैथमेटिकली बात करें, कम्युनिकेट करें, तो कुदरत हमें नया ज्ञान खुद प्रदान करता है। और वो चीजें जो हमें डिफिकल्ट लगती हैं, बहुत ही आसानी से हम उन चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और खुद से कर लेते हैं। तो उसी चीज के लिए इस नंबर की जर्नी में अब हम लोग यहां पर जो जर्नी हमारी रही है, जो 1 2 3 से शुरू हुई थी, जो आज कैलकुलस तक हमें लेकर आई है, इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, सवालों को एक्सप्लोर करेंगे इन अ राइट वे और राइट एटीट्यूड, ताकि हम लोग सेल्फ लर्नर बने और सेल्फ सफिशियंट बने और चीजों को एक्सप्लोर करना सीखे। ये वक्त हमारा एक एग्जाम के पीछे पागल होकर ज्ञान से दूर भागना नहीं है, बल्कि ज्ञान के पीछे जाने का है, ज्ञान प्राप्त करने का है और एग्जाम के लेवल को इतना नीचे कर देने का है ताकि हम भविष्य के इनोवेटर्स बने, इस देश को इवॉल्व कर सके। ना कि हम एक एग्जाम के डर में बस एक भेड़ चाल फॉलो करते रहे और डर डर के अपनी पूरी जिंदगी जो चीज हमें पसंद है उसको ना पाकर, यानी विज्ञान और गणित का ज्ञान ना पाकर एक रैट रेस में फंसे रहें। तो हमें यहां पर सही चुनाव करना है, यानी कि चॉइस करना है, और एक राइट इंफॉर्मेशन कैसे आपकी चीजें डिफिकल्ट को इजी में ट्रांसफॉर्म करेगी, इन चीजों को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो चीजों को ध्यान से देखना, चीजें बहुत आसान है बट कंसंट्रेशन रखनी बहुत जरूरी है। सो मैं आपको अब स्टार्ट करता हूं इस चीज से कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस चीज के लिए जो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं आपको, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं आएगी आज के वीडियो लेक्चर में जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लोर ना कराई हो अपनी इस नंबर्स की जर्नी के अंदर। लेकिन अब जब हम 11th में आते हैं, हम यहां पर जेई मेंस, एडवांस, इन सबको लेकर बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और यहां पर हम चीजों को जब देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह के इक्वेशंस नजर आती हैं कि ई एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह के उनके शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशंस दी जाती हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो, इस चीज को एक बार रीड करो और देखो आपके ब्रेन पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका। हो सकता है आपने किताबों में ऑलरेडी इसको देख लिया हो। तो यहां पर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि हमें लगता है कि यार देखो, मैथ कितनी कूल तो है, लेकिन ये एडवांस में जाना पड़ेगा, हमें यहां पर अभी चीजें समझ नहीं आएंगी। और अगर हम समझने की कोशिश भी करेंगे तो ये टरका दी जाएगी कि आप भविष्य में पढ़ोगे। फिर आप कॉलेज में जाओगे, आपके पास यही चीज आएगी टेलर एंड मैक्लूरियन सीरीज के नाम से, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे बीटेक में या बीएससी कर रहे होगे मैथमेटिक्स में, तो वहां ये इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी और इसमें वैल्यूज पुट कर करके आप ये चीज तो बना लोगे। लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस लिए कर रहे हैं ऐसा, ये जवाब हमें शायद वहां पे भी नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम खुद पर निर्भर नहीं कर रहे होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हम निर्भर कर रहे हैं कि सामने वाला हमको बताए। और सबसे बड़ी बात है, जिसने इसको खोजा है उसने इसको स्वयं खोजा होगा, और इसकी खोज के पीछे जो रीजन रहा होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब के अंदर जरूर मौजूद होगा। बेशक हमारे सराउंडिंग में जो एंटिटीज हमें टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन इसका राइट इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो होगा। और वो राइट इंफॉर्मेशन पे जब हम पहुंचेंगे तो अचानक से एक बड़ी मजेदार चीज होगी कि जो ये चीज देख के लग रहा है ना कि एडवांस मैथ है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है, टफ होगी, और इसको जो सीख लेगा वो मैथ्स में बहुत कूल लगने लगेगा, वो बहुत ऊपर लेवल का इंसान होगा, ये सारे मिथ दूर हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मिथ को दूर करने के बजाय मिथ को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अभी यदि कोई इस चीज को सॉल्व करके दिखाएगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये आसान है, वो ये कहेगा देख मेरे को इतने बड़े लेवल की मैथ आती है, जबकि ये बहुत बेसिक है। आज से 200 साल पहले इन चीजों को खोज लिया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें
चीजों को मुश्किल दिखाना नहीं चाहिए। एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें चीजों को आसान बनाना है। गणित में जितना हम इवॉल्व करते हैं ना, या साइंस में जितना हम इवॉल्व करते हैं, हम अपनी लाइफ को इजी करने के लिए करते हैं। और गणित में जो नई चीज खोजी गई है वो प्रीवियसली आने वाले मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि पुरानी चीजें मुश्किल थी, नई चीज तो उसको और बेहतर कर रही है, आसान कर रही है। इस सोच के साथ जब हम पढ़ेंगे ना, राइट थॉट के साथ जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें समझ आएंगी कि जो आपको खोजना है वो मौजूदा मुश्किल को दूर करने के लिए खोजना है, इस वजह से खोजना है, जिससे कि राइट मोटिवेशन मिलता है। और ये समझ आता है कि जैसे जैसे हम गणित में प्रोग्रेस करेंगे, विज्ञान के अंदर प्रोग्रेस करेंगे, हम चीजों को आसान कर रहे हैं, वो और आसान होंगी, मुश्किल नहीं हो रही हैं। वो मुश्किलों को आसान बनाने के लिए ही इंसान खोज करता है, इनोवेट करता है, इंजीनियरिंग करता है, रिसर्च करता है। हम उल्टा करते हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। तो ये पहला लेसन आज के वीडियो लेक्चर से कि राइट माइंडसेट आपके लिए जरूरी है। अब दूसरी चीज, आपको जब ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से बस यही कहना है, इंसान ने ही खोजी है तो मैं भी खोज सकता हूं। सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अभी नहीं खोज पा रहा हूं, यानी कि अभी उतनी इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के पास नहीं है कि मैं कुदरत से कम्युनिकेट करके इसके जवाब तक पहुंच पाऊं। लेकिन मैं ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा सीक्वेंस में, और एक दिन, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी इसकी तरह से ऐसा आता है ना, जो दिखता है कि हाँ खतरनाक सी चीज है, या फिर अमूमन मैं कहूं कि मैथ्स और साइंस के अंदर ना हम जानबूझ के चीजों को शो ऑफ वाले वे में दिखाते हैं, ताकि वो लगे कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कुछ टफ काम कर रहा है। जबकि इससे एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ब्रेन पे ये पड़ता है कि वो दिखाने के चक्कर में हम चीजों को बताने का अप्रोच ना डिफिकल्ट कर देते हैं, आसान नहीं करते हैं, जिससे कि साइंस का जो एनवायरमेंट है वो फैलने की बजाय सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। लोग साइंस को डर की नजर से देखते हैं, मैथ को डर की नजर से देखते हैं, और ये बोलते हैं अरे ये तो अपने पल्ले ही नहीं पड़ता है। और ये बोलने में बहुत से लोग बड़े होते होते कूल फील करना स्टार्ट करता है, अरे मैथ, तेरे भाई को मैथ कहां आती है। ये बोलने में वो कूल फील कर रहा है, इंस्टेड कि उसको एम्बैरस फील हो कि यार मुझे मैथ नहीं आती है। एनवायरमेंट साइकोलॉजी से बनता है। तो ये है दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। साइकोलॉजिकली आपको बस ये जानना है, इंसान ने खोजी है, मैं भी खोज लूंगा, बस मुझे अपने आप को ग्रो करते रहना है। आज जितना ज्ञानी हूं मैं, कल उससे ज्यादा होना चाहिए, परसों उससे ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि बचपन में मेरे सपने बड़े हों और बड़े होकर मेरे सपने गाड़ी को ईएमआई पर खरीदने तक ही सीमित होकर रह जाएं, मतलब कि मैं ग्रो करने की बजाय नीचे चला जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इवेल्युएट करो अपने आप को, और आज से अपने कल को बेहतर करो राइट वे ऑफ एजुकेशन के साथ, जो कि है ऑब्जर्वेशन। जो ज्ञान आपके पास मौजूद है उसकी मदद से मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, एंड जो ये ऑब्जर्वेशन करनी है उससे पहले सही सवाल उठाना, क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज पे सवाल उठाओ, ऐसा क्यों है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए कुदरत से बात करना स्टार्ट करो। यदि वो ज्ञान सफिशियंट होगा कुदरत से बात करने के लिए, तो नया ज्ञान कुदरत आपको दे देगा। नहीं होगा तो पहले उस ज्ञान को पूरा करो, ठीक है। वो अपने आप सीक्वेंस में बढ़ोगे तो आपको समझ आता रहेगा। कुदरत से बात करो, ज्ञान पूरा करके कुदरत आपको जवाब देगा, आपका इवोल्यूशन होता रहेगा। और इस नेचर के इस एल्गोरिदम से ही इंसान बनता है सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लर्नर, सेल्फ सफिशियंट, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनने का यही तरीका है। अब ये इसको एज एग्जांपल लेके हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। हमारे जेई मेंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडवांस के अंदर भी यूज किया जाता है। तो हम इसको बोलते हैं अरे एडवांस टॉपिक है, टफ टॉपिक है, यू विल स्टडी इन हायर ग्रेड्स, बट आप 11th के अंदर ही सेल्फ सफिशियंट बन जाते हो कॉन्सेप्चुअली, कि इसको आप बहुत आसानी से सिर्फ इसको सॉल्व करने जितनी मुश्किलों से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, प्रोसेस कभी कभी थोड़े लेंदी होते हैं। लेंदी प्रोसेस का यह मतलब नहीं होता है कि चीज हार्ड है। और वो लेंदी पता है क्यों है? क्योंकि वो खोजी जा रही है। खोजने के बाद उसका काम क्या है? प्रोसेस को लेंदी ना करके इजी कर देना। अब आप उस समीकरण की मदद से चीज को चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उन समीकरणों को ढूंढने के लिए हाइट कितनी जा रहा है, रेंज कितनी जा रहा है, कुदरत में ऑब्जर्व करोगे, तब प्रक्रिया लंबी हो गई। लेकिन जब आपने वो समीकरण यानी कि वो इक्वेशंस खोज ली नेचर के अंदर, उस लेंदी प्रक्रिया से गुजर के, तो अब जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा तो उस खोजे हुए समीकरण का इस्तेमाल करके आप मिनटों में जब सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हो। यही साइंस है, यही मैथमेटिक्स है, और यही रिसर्च होती है। रिसर्च करने के लिए आपको चीजें याद नहीं करनी है, और इनोवेटर बनने के लिए आपको चीजें याद नहीं करनी है। आपको खोजना आना चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए, आपको नामुमकिन को मुमकिन करने के पॉजिटिव माइंडसेट आपके ब्रेन में होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन है। अगला लेसन, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। देख के हमें समझ आ गया कि हाँ भाई ये बड़ी खतरनाक सी चीज लग रही है। मेरी अपनी जर्नी से ही मैं इंस्पायर हुआ था इस पार्ट से, जो आज मैंने आपको बातें बताई उसमें इन इक्वेशंस का एक खासा योगदान है मेरे स्कूल टाइम से। ये आए,
मैंने सोचा कैसे आए, नहीं समझ आया। कुछ जगहों पर पूछने की कोशिश करी, पर्याप्त जवाब नहीं मिला। यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस ये बोल के टरकाया गया स्कूल टाइम पर, और ये एडवांस मैथमेटिक्स है ये बोलकर भी टरकाया गया। मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी बोला गया ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर दो आपको ये जवाब मिल जाएगा। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो मैंने किताबों से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एक किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो इंडिया के की नहीं है, बाहर की है, मॉन्टी जे स्ट्रॉस। ठीक है, मॉन्टी जे स्ट्रॉस कैलकुलस। मुझे इस चीज का जवाब इस किताब से मिला था, लेकिन वो आपको तभी मिलता है, कई बार जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन यदि हम क्यूरियस नहीं होंगे ना तो जवाब सामने होते हुए भी नहीं मिलता है। तो ये किताब आपको अभी 11th-12th में नहीं पढ़नी है। जब आप 12th पास कर लोगे और आपके 12th पास में और एग्जाम्स के बाद जो एडमिशन के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के दौरान इस किताब को जरूर एक्सप्लोर करना। इसके अंदर जो कैलकुलस है वो नेचर के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, एंड क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जैसे आपके जेई मेंस एडवांस के होते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज हैं एंड रियल लाइफ थीसिस, कुछ रिसर्च पेपर्स भी इसके अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, जिनको आप स्टडी करके अपनी बिफोर आप इंजीनियरिंग करने जाओ उससे पहले आप राइट माइंडसेट को बिल्ड कर लो। तो आपने इस लाइब्रेरी के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको ये 12th खत्म होने के बाद और इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो वहां भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा उस टाइम शायद याद रहे ना रहे, तो उस टाइम पर भी बताऊंगा आपको। तो आप देखो, जर्नी हमारी डिफिकल्ट चल रही थी, मतलब मेरी जर्नी, और सेम आपकी रहेगी इसलिए मैंने हमारी बोला। डिफिकल्ट चल रही थी कि जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया तो इस किताब के अंदर ना एक लाइन लिखी हुई थी, जो ये देखने में ऐसे डायनासोर जैसा लग रहा है, एडवांस जैसा लग रहा है। वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी कि इंसानों ने जब कुदरत से बात करनी स्टार्ट करी, मतलब ये तो मेरी अपनी लाइन है, बट इंसान जब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसके अंदर वहां पर क्या होता है कि हमें नेचर से इक्वेशंस मिलते हैं, समीकरण मिलते हैं। तो कई तरह के इक्वेशंस हमें नेचर ने देने स्टार्ट करे। एक तो होता है पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है, मतलब समीकरण, इक्वेशंस जो होती हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस, जो कि आप प्रीवियस 10th ग्रेड तक एक्सप्लोर कर चुके हो। या फिर नेचर हमें देगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, या देगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या देगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एनी नंबर टू द पावर कोई फंक्शन दे सकता है, या फिर इनके मिक्स फंक्शन दे सकता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल मिक्स कर दो, साइन ई टू द पावर एक्स, या इसके ऊपर पॉलिनोमियल लगा दो, साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह के इक्वेशन हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। और लॉगरिदमिक फंक्शन होता है, कई तरह के फंक्शन होते हैं। इन सारे फंक्शनों में सबसे आसानी से और सबसे पहले जो इंसानों ने खोजा था वो था आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके जरिए कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, प्लस आप अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। तो ये नीड हमारे ह्यूमंस के पास थी, और वो क्यों थी उसका रियल लाइफ अगर एनालिसिस करें तो वो ये आता है कि भैया ई तो है आपका एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ई तो है आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है, और ये कॉमर्स की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इस नंबर का खासा योगदान है। या फिर बायोलॉजी की दुनिया में जहां बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, या रेडियो एक्टिविटी की दुनिया में जहां पर चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं अपने मास के डीके के दौरान, तो ई की पावर एक्स का वहां बहुत बड़ा योगदान आता है। अब यहां पर क्या होता है कि आपसे अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पे समीकरण अलग अलग होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आपको e की पावर 3 निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यार e की पावर 3 अगर मुझे निकालना है 1.728182 डॉट 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 डॉट, ये तो एक इरेशनल नंबर है, उसकी पावर 3 करना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो भाई यहां से यहां तक का ही नंबर ले लो, अप्रोक्सीमेट ले लो। जैसे पाई को लेते हो आप 3.14, जबकि होता तो वो इरेशनल नंबर है, और उसका क्यूब कर लेते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही काम मैं कंप्यूटर से करवाना चाहूं तो कंप्यूटर भी ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स के लिए आपको इनफाइनाइट बिट्स चाहिए होंगे, और आपका कंप्यूटर तो 64 बिट पे या 32 बिट पे चलता है, यानी वो 64 बिट तक ही ऑपरेशन कर सकता है, या उसके रेंज में जो नंबर आएंगे वहीं तक कर सकता है। इनफाइनाइट बिट्स बनाने के लिए, यानी इनफाइनाइट मेमोरी लोकेशंस हम कंप्यूटर के अंदर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मटेरियल ही नहीं है हमारे पास, तो वो इम्पॉसिबल है। और कंप्यूटर को भी अगर मैं प्रोग्राम करूंगा तो उस प्रोग्राम में मैं इनफाइनाइट नंबर नहीं ले सकता हूं, मैं अप्रोक्सीमेट नंबर लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, अप्रोक्सीमेशन में अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप थोड़ा और ज्यादा बिट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस तरह की ऑपरेशन करनी होगी तो ना मैं कंप्यूटर में कर सकता हूं, वहां भी मुझे अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, और रियल ह्यूमन बीइंग को भी करना है तो उसे भी अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। और अगर मुझे साइन, मान लेते हैं 90 की वैल्यू निकालना आसान है, सारी वैल्यू आसान है, लेकिन
89.3742 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या मैं जिंदगी भर कैलकुलेट वो ट्राइंगल बना बना के, अब ट्राइंगल भी बनाऊंगा तो इतना परफेक्ट एंगल बना के मेजरमेंट विदाउट एरर करना इज एन इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन यदि मैं एक्स की वैल्यू, खैर ये मैंने डिग्री में लिखा है, बट इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, ये इक्वेशन रेडियन के लिए होती है। लेकिन मान लेते हैं 89.37 रेडियन ही है, रेडियन ही है, तो उसको मैं एक्स की वैल्यू में अगर पुट करूं, और यदि मुझे साइन की ये इक्वेशन पता हो, सोचो ये इक्वेशन पता हो, तो यहां पर जो वैल्यू मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा हूं और निकाल भी रहा हूं तो एरर के साथ आ रही है, बट मुझे अप्रोक्सीमेट ही निकालना है, तो मैं इनफाइनाइट नंबर तक सॉल्व नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले 4-5 डिजिट्स ले लूंगा, उसको सॉल्व करूंगा एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दूंगा। अब जरा सोचो कि भाई ये भी सॉल्व करने में तो मुश्किल आएगी ही, लेकिन इंसान ने कैलकुलेटर्स बनाए हैं, इंसान ने कंप्यूटर्स बनाए हैं, कंप्यूटर के लिए ये सॉल्यूशन करना, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, यानी 5 बार मल्टीप्लाई तो करना इन नंबर्स को, ये काम करना कंप्यूटर्स के लिए और कैलकुलेटर्स के लिए आसान है, एज कंपेयर्ड कि हम एक प्रोग्राम लिखें जिसमें वो एक लेंथ क्रिएट करे वर्चुअली, ठीक है, वो अपने आप में एक प्रोसेसिंग लेगा और फिर आपको वो आंसर दे और इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाए, तो कंप्यूटर खुद नहीं करता है, आप प्रोग्राम बनाते हो। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन यदि हमें मिल जाए तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि हमारे काम आ जाती है, नियर बाई वैल्यू, उनको निकाल सकते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी जनरेट कर सकते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन के जरिए हमारा काम हो जाए। जैसे कि यदि साइन एक्स की वैल्यू मैं इन 1 2 3 4 5 इन पहले 5 अंकों की मदद से, पहले 5 पार्ट की मदद से निकाल लेता हूं, तो इसके पीछे के जो नंबर्स है ना वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे लिए, मतलब उनसे जो एरर आ रहा है ना वो ना मात्र के बराबर है, तो मेरे लिए ये नंबर काम कर जाएगा। और इसका योगदान हमें कहां मिलेगा, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, जहां हमें ये चाहिए कि अगर हमें इस चीज के लिए इतना, इतने पर्टिकुलर पार्ट के लिए मुझे कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड चाहिए, या ग्लू चाहिए, या दवाई के लिए कितना मेडिसिन चाहिए, तो क्या हम एक्यूरेसी पहुंच सकते हैं, नामुमकिन है, लेकिन अप्रोक्सीमेट तक तो पहुंच सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन में यहां हमें हेल्प मिल जाएगी। तो इन चीजों को खोजा गया था ऐसी आने वाली चुनौतियों के लिए जो इंसानों के पास हमेशा से मौजूद थी। लेकिन अब चुनौती ये थी कि भाई, बात ये थी कि अभी हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक काश तो निकल रहा था ना इंसान के मन से, काश, काश वो एक लाइन जिसने इसको फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्म कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। और वो काश क्या था पता है, वो काश ये था जो लाइन मुझे उस मोंटी स्ट्रॉस वाली किताब में मिली थी, वो लाइन ये थी कि काश नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, पॉलिनोमियल इक्वेशंस आप ऐसे लिखते हो ना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 प्लस डी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 प्लस ई मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस एफ मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 एंड डॉट 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 सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। जब जेड आ जाएगा तो ए ले लोगे, फिर ए बी ए सी ए डी, ऐसे करके आप ये कॉफिशियंट्स जो हैं आगे के वो लिखते रहोगे। 10वीं क्लास में हमने जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन देखा है जिसको हम px से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस अगर होते तो हम अप्रोक्सीमेशन कर पाते, कैलकुलेशन इजी हो जाती, अप्रोक्सीमेट ही सही लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती, और जो हम ये मैकेनिकल कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स अभी बना रहे हैं इनमें हम कैलकुलेशन कर पाते। 100 साल पहले आज के जैसे कंप्यूटर नहीं होते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे, तो और आज भी कंप्यूटर हैं तो भी हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है, क्योंकि आज के कंप्यूटर्स भी इनफाइनाइट नंबर्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इट मींस इनकी नीड थी, लेकिन हमें नहीं पता था, लेकिन हमें यह पता था, काश, हमारे दिमाग में काश निकल कर आ रहा था, काश ये नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो होते ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे जा सकते। इसे काश के साथ ना एक आइडिया आया, दो मैथमेटिशियंस हैं, टेलर एंड मैक्लोरियन, मैक्लोरियन, ठीक है, दोनों ने सेम ही काम किया है। मैं टेलर पे बात करूंगा, मैक्लोरियन आपको दूंगा, आप खुद करना। ठीक है, तो इस काश के जवाब में आया कि यार काश नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते, तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। ये जो रोज रोज की चुनौतियों से हम गुजर रहे हैं ना, यानी कि अब देखो जो मैं कह रहा था ना, प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए ही नई खोज होती है, तो ये जो चुनौतियों से इंसान गुजर रहा है ना, ये चुनौतियां कम हो जाती हैं। इस काश के साथ टेलर एंड मैक्लोरियन दोनों ने सोचा, तो मैं गणितज्ञ बोलता हूं, गणितज्ञों ने सोचा कि यार, अब मैं इसको पूरा रब करने वाला हूं, ठीक है, तो इन गणितज्ञों ने सोचा कि यार इस काश को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सही सोच की जरूरत है। और वो सोच क्या है कि काश में नहीं जीते हैं, एक काम करते हैं, काश को एक बार रियलिटी मानते हैं, काश को एक बार रियलिटी मान लेते हैं। कोई भी फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो आप इसको f ऑफ एक्स लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स मल्टीप्लाई लॉग
1 प्लस एक्स, तो इसको भी आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है और जो इक्वेशन है वो ये रही। तो किसी भी इक्वेशन को आप एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ये हम जानते हैं, ठीक है। और एक चीज का इस्तेमाल होगा जो मैं अभी आपको कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा, बट आप क्योंकि 11th में आ चुके तो आपने सुन ही लिया होगा, ये वाला सिंबल, ठीक है। यदि किसी नंबर के आगे, जैसे कि मान लेते हैं 3 के आगे पीछे सॉरी ये सिंबल लगा होगा, तो ये बस शॉर्ट फॉर्म है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब जो नंबर है वहां से लेकर 1 तक आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 7 फैक्टोरियल अगर लिखा है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, बट अभी जब पढ़ेंगे तब नाम पे जाएंगे। अभी अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ तो इसका मतलब होगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए है, दैट्स ए सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। तो इस काश को ये लोग रियलिटी में बदलना चाह रहे थे, और इस रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो इस काश को रियलिटी मान के एक बार देखते हैं कि एक मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि किसी ना किसी, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन कोई तो ऐसा इक्वेशन होगा पॉलिनोमियल दुनिया में जिसके बराबर होगा। तो हमने कहा कि ये किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के बराबर है। अगर होगा तो कुदरत बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अभी हमने क्या किया, सिंबॉलिकली लिख दिया, हमें पता ही नहीं है ना वो इक्वेशन कौन सी है, सिंबॉलिकली लिख दिया। तो हमने कहा कि एक जो फंक्शन है, मान लेते हैं ये फंक्शन है आपके पास साइन एक्स है, मान लेते हैं साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स किसी ना किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वल होगा, हमें नहीं पता वो क्या होगा, तो हमने उसको सिंबॉलिकली लिख दिया। तो हमने कहा एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हम लोग गणितज्ञ बहुत पुराने समय से, वो ये कहते हैं कि यार 7 और 5 इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यदि मैं इसके आगे k मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इक्वल लिख सकता हूं और कह दूंगा, और इससे मैं कह सकता हूं कि k इज इक्वल टू 7/5। अगर मैं k की जगह 7/5 लिखूं तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और यहां पे 7 बचेगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि दो नंबरों के बीच में एक रिश्ता, रिलेशन ढूंढा जा सकता है इस एक प्रक्रिया की मदद से। तो इन्होंने कहा यही चीज, इसी एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब ये ज्ञान आपको यहां से मिल गया, उन गणितज्ञों के पास पहले से था। कैलकुलस की दुनिया हम खोज ही रहे हैं, 0/0 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, ये हमें कुदरत से समझ आना शुरू हो ही गया है। और एक ज्ञान और दे देता हूं, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हम डेरिवेटिव को dy dx के फॉर्म में लिखते हैं, जस्ट एक सिंबल है ये, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई dx को आप लिख सकते हो dy dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, और साथ ही साथ लिख सकते हो f डैश एक्स, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये रिप्रेजेंटेशन है, बट है तो ये भी एक फंक्शन, तो आप इसका भी तो डेरिवेटिव कर सकते हो, तो उसको आप सेकंड डेरिवेटिव कहते हो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ये कैलकुलस में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये अभी का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट ये बस यही बोल रहा है कि इस फंक्शन का वापस से डेरिवेटिव कर दो, तो आप इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ डबल डैश एक्स। कैलकुलस में जाने से पहले आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यही जवाब मिल गया है, dx दो बार है और यहाँ पे सिर्फ d दो बार है, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dx स्क्वायर। इसको स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, वो तो अमूमन आदत से निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिखोगे, ये भी तो एक फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हो, यानी डेरिवेटिव आप n टाइम्स तक कर सकते हो, जब तक कि उसमें कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट आएगा तो जीरो, लेकिन जीरो का भी तो डेरिवेटिव चल सकता है ना, वो बार बार जीरो देगा तो क्या हुआ, डेरिवेटिव तो कर ही सकते हो ना आप, ठीक है। तो थर्ड डेरिवेटिव को आप लिखोगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, लेकिन फिर फोर्थ के लिए उन्होंने कहा कि यार इतने डैश डैश बढ़ाता जाऊंगा तब तो 10th डेरिवेटिव में 10 डैश लगाने पड़ेंगे, तो इन्होंने इसके आगे के डेरिवेटिव को नंबर से रिप्लेस कर दिया, f4x मतलब चौथा डेरिवेटिव, f7x का मतलब 7 बार डेरिवेटिव करते हुए जो रिजल्ट आया है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बस आपको ये जानकारी दे दी, ठीक है। आप देखो, अब हम चलते हैं अपनी उस जर्नी पे जहां ये सोफिस्टिकेटेड सी, कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाली चीज 2+2 को 4 जितना सॉल्व करने जितना आसान बन जाएगी। इन्होंने कहा काश नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होता तो कई प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन हमें मिल जाता, और अप्रोक्सीमेशन के जरिए हम कई चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाते। अभी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैकेनिकल कंप्यूटर्स पॉलिनोमियल इक्वेशंस के हिसाब से बनाए गए हैं, तो हमारे लिए कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता। तो उन्होंने कहा काश क्यों, एक बार मानते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के बराबर है, किस पॉलिनोमियल इक्वेशन के बराबर है हमें नहीं पता, अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि ये फंक्शन इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के इक्वल है, वो इक्वेशन क्या है आई डोंट नो, बट जो भी है उसको सिंबॉलिकली लिख दिया है। तो अब अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनके डेरिवेटिव भी तो इक्वल होंगे, यस,
ठीक है, अगर दो चीजें सेम है तो उनके सारे कैरेक्टर सेम होंगे ना, उनका डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो सेम ही आएगा। उन दोनों इक्वेशंस में अगर आप वन ऐड करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, वन माइनस करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। उन दोनों इक्वेशंस को 7 से डिवाइड करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, सेम है। 7 से मल्टीप्लाई करो तो भी सेम आएगा। यानी कि यदि दो चीजें सेम है तो उनके साथ कुछ भी करो रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि यार इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं और इसका भी डेरिवेटिव निकालूं तो दोनों इक्वल होंगे। ओके, सेकंड डेरिवेटिव निकालूं तो इसका भी सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। थर्ड डेरिवेटिव निकालूं तो इसका भी थर्ड डेरिवेटिव इक्वल होगा। nth डेरिवेटिव निकालूं तो इसका भी nth डेरिवेटिव इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम है। ये फंक्शन हमें पता है, अभी के लिए मान लेते हैं sin x है, लेकिन px क्या है ये नहीं पता है, बट ये दोनों सेम है तो इनके nth डेरिवेटिव भी सेम होंगे। ठीक है, सोच के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ देखो आइडियाज क्लिक होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव सेम होंगे, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब यहां पर बात आती है, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि भाई डेरिवेटिव सेम होंगे तो हम एक काम करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि यार हम पॉलिनोमियल इक्वेशन ही लिख देते हैं। यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो इन्फिनिटी तक जाने वाला जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वही लिख देते हैं। a प्लस बी एक्स, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा बट बेहद आसान है। ठीक है, सी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब ई एक्स 4 एफ एक्स 5 ई एफ जी एक्स 6 जी एच एक्स 7 डॉट 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 सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था ना 7 और 5 बराबर नहीं होते, लेकिन k मल्टीप्लाई कर दो तो आप k की वैल्यू अगर फाइंड कर लो तो इक्वालिटी में लिख सकते हो। तो यहाँ a b c d e f g h सो ऑन जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं x के आगे वाले, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा जाएगा तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा ना, और किसी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये रहा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें हमने a b c d e f g h की वैल्यू पता नहीं है। अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए और हमें ये देखने को मिले कि भाई ये और ये इक्वल आ जाएं, तो हमने वो चीज कुदरत से खोज ली। सोच आपको आगे लेकर जाती है और सोच यहीं से बढ़ रही है। नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के बराबर हो, यही वो लाइन है जिससे वो कॉम्प्लिकेटेड चीज आसान होने वाली है। और देखो कैसे, नॉन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के बराबर हो, पॉलिनोमियल लिख दिया जहां पे कोफिशिएंट्स पता नहीं है, जैसे यहाँ के अभी पता नहीं है, सॉल्व करेंगे तो के मिल जाएगा। ऐसे ही हमें कुछ सॉल्व करना होगा जिससे हमें एबीसीडी की वैल्यू मिल जाए, एबीसीडी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अगर हमें एबीसीडी की वैल्यू मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल हैं, और सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सेटिस्फाई भी करना चाहिए इक्वेशन को। तो उसी चीज पे इंसान आगे सोचना स्टार्ट और कार्यरत हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा यार एबीसीडी की वैल्यू कैसे ढूंढी जाए। तो हमको लगता है कि मैथमेटिशियन बड़ा खतरनाक चीज सोचते होंगे, आसान सी चीज सोची। उन्होंने कहा कि यार एबीसीडी एफ जी एच का तो पता नहीं, बट इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखूं तो ए की वैल्यू तो मैं अभी बता सकता हूं, अभी क्या अभी बता सकता हूं, और वो क्या है, मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं। तो f ऑफ 0, अब px नहीं लिखूंगा, सीधा ये लिखूंगा। तो a प्लस b के साथ x है, c के साथ x है, सबके साथ x है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू आ गई f ऑफ 0। यदि f x sin x है तो sin 0 की वैल्यू a होगी, तो इससे a की वैल्यू आपको मिल गई। तो देखो यहां पर आपने खोज लिया, अपनी डिस्कवरी को यहां लिख लेते a इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, एक कोफिशिएंट मिल गया, यानी कि शुरुआत अच्छी हुई गणितज्ञों की, कुछ तो ढूंढा उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों सेम है, तो अभी हमने देखा कि यदि दो चीजें सेम है तो उनके डेरिवेटिव भी सेम होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का अप्रोच इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए आपको उसका एंटी डेरिवेटिव पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, रहेंगे तो दोनों सेम ही ना, तो हम डेरिवेटिव के रास्ते बढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, पहला डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, पहला डेरिवेटिव। तो भाई इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव का समीकरण हम ढूंढ चुके हैं, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। मैंने आपको नहीं करवाया है, बट मैं आपको करवाऊंगा इस चीज को। क्यों नहीं करवाया है इसका, क्योंकि मैंने अभी आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाई है, जब वो पढ़ाऊंगा तो इसका डेरिवेटिव भी बता दूंगा। बट इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब यहां पर पहला डेरिवेटिव किया, देखो पॉलिनोमियल होने की वजह से इसका डेरिवेटिव कितना आसान होगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, मल्टीप्लाई b है, b डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट रहता है, और x का डेरिवेटिव जब आप करोगे, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव होगा, x की पावर 1 है, यहां पे एक बार करके दिखाता हूं, 1 आगे आएगा और x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 बन जाएगा। x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर है, c लिखा, और यहां पर आऊंगा मैं 2 मल्टीप्लाई x बचेगा। एक बार ये भी करके दिखा देता हूं, x की पावर 2, फिर आगे के मैं स्पीड में कर दूंगा। तो 2 आगे आ जाता है n, x की पावर 2 माइनस 1 तो जाएगा 2x की पावर 1, तो ये बन गया आपका 2x।
ठीक है। उसी तरीके से एक्स क्यूब भी ऐसे देख लो, 3x⁻³ यानी कि हो जाएगा 3x²। ठीक है, बेसिकली जो पावर में नंबर है वो आगे आ जाएगा और पावर जो है एक पॉइंट से कम हो जाएगी। ओके, ऑब्जर्वेशन से ही नजर आ रहा है हमें। तो भाई यहां पर ये बन गया c मल्टीप्लाई 2x, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई x⁻², ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई e मल्टीप्लाई x⁻³ प्लस 5 मल्टीप्लाई f मल्टीप्लाई x⁻4। मैं f के पीछे नहीं आगे लिख रहा हूं बस, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई x⁻5 प्लस 7 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई x⁻6 एंड डॉट 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 सो ऑन। ऐसे ही करते रहेंगे हम आगे। ओके, तो अब यहां पर फिर कहा ना, आप कुदरत में एक कदम आगे बढ़ो, कुदरत आपको एक कदम और आगे ले जाता है। फिर इन्होंने देखा कि यार अब यहां b के साथ कोई x नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार इस इक्वेशन में अगर मैं 0 पुट कर दूं, जो मैंने इससे पहले किया था, तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सब में x है। तो b की वैल्यू मिल गई मुझे, ये बचेगा सिर्फ b प्लस बाकी सब क्या हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू आ गई f'0। तो यहां पर हो गया b इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी डबल डैश नहीं है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, माफ करना, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे, यानी sin x का डेरिवेटिव जो हमने ढूंढा था वो क्या था, cos x, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर b की वैल्यू 1 हो जाएगी। a की वैल्यू sin 0 जो कि 0 होता है, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अभी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो a और b की वैल्यू मिल गई। अब समझ आया कि यार आगे बढ़ सकते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई यहीं पर फिर उन्होंने कहा अब बारी आ गई, अब नेचर ने हमें इशारा दे दिया है, खुशी मिली इंसान को, और इंसान रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू हुआ कि यार ऐसे करके तो हम सी डी ई एफ सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाला उन्होंने, और अब आप मुझे बताओ क्या ये मुश्किल है? देखा जाए तो देखने से चीज मुश्किल लग रही थी, लेकिन एक सोच, काश नॉन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होते, कई मुसीबतों का हल निकल जाता। उस काश को उन्होंने बस रखा, कुदरत से बात करनी स्टार्ट करी, एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल के इक्वल रख दिया। यदि दोनों सेम है तो उनके डेरिवेटिव भी सेम होंगे। इसी सोच के साथ आगे बढ़े और ABCDEFGH की वैल्यू मिलने लगी, और हमने एक्चुअली में देखा जाए तो खोज लिया समीकरण। इतना ही तो आसान है। और इस चीज के लिए यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस के अंदर भी वो खतरनाक सा दिखने वाला फॉर्मूला, इट इज लाइक ओवर एग्जैजरेटिंग, चीज आसान होते हुए भी उसको डिफिकल्ट शो करना। और ये मेंटालिटी हमें अपने इंडिया से दूर करनी है, क्योंकि ये फैली हुई है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी को एक्स्ट्रा शो ऑफ करते हैं। हमें ये बोलना चाहिए कि ये आसान है, तभी एक राइट एनवायरमेंट बनेगा और लोग इसको अडेप्ट करेंगे, इससे डरेंगे नहीं। ठीक है, तो f'(x) निकालते हैं, यानी कि इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव। तो यानी कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव भी 0, ठीक है। प्लस 2c, कांस्टेंट 2c है, और यहां पर x है, तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। ओके, प्लस 3d है, तो 3 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब ये जो 2 है ये आगे आएगा और x की पावर 1 बचेगा, जैसे अभी हमने डेरिवेटिव किया था, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2x। अब 3 2 6 होता है, बट जब भी आप कोई चीज खोजते हो ना, तो कोशिश करो कि मल्टीप्लीकेशन ना किया करो, क्योंकि नेचर के अंदर आप सही दिशा में हो ये आपको तब पता चलता है जब आपको पैटर्न्स दिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हमें एक पैटर्न नजर आएगा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ठीक है, आएगा नजर, लेकिन एक आदत भी बनाओ गणितज्ञ वाली, मल्टीप्लीकेशन ही करना है ना, बाद में करेंगे, अभी बस पैटर्न में लिखते जाते हैं जो कुदरत दिखा रहा है उसमें। तो मैंने 3 लिख लिया, और यहां मैं डॉट का इस्तेमाल करूंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये 3.2 नहीं है, तो डॉट थोड़ा ऊपर बनाता हूं, 3 मल्टीप्लाई, नहीं नीचे बनाता हूं, चलो कहीं भी बना लो, लेकिन ये 3.2 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई है, या फिर बेस्ट है ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई x। जो 2x होना था मैंने 2 आगे लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये dx नहीं है, d कोफिशिएंट है, ठीक है। प्लस इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई e मल्टीप्लाई x², यही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई f x³ प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई g x4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई x की पावर 5 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अब एक और पैटर्न दिख रहा है, 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5, ठीक है। सो अब बात आई c निकालना है, c का कोफिशिएंट 1 हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर अगला नंबर भी हम लिख लेते हैं, जो कि होगा c इज इक्वल टू f'(0). f x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, बस c वाला बचेगा, ठीक है। तो यहां पे c नहीं आया है, 2c आया है, 2c, ठीक है, 2c। तो इसको मुझे, चलो यहां से मैं फिर से ले लूंगा, 2c की वैल्यू यहां पर 0 आई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले समीकरण की तरफ, ठीक है। ट्रिपल
थर्ड डेरिवेटिव करते हैं तो यहां पर आएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 है तो आगे आ जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 0 है तो 0 प्लस, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास बचेगा डी, एक्स की पावर तो 0 हो जाएगी, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2, प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एक्स 3, प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 डॉट 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 सो ऑन। पैटर्न तो समझ आ ही गया होगा, एक्चुअली में 3 to 1 हो रहा है और ये 2 1 हुआ है और पहले वाले में 1 था, तो हम यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं, यहां पर 2c के साथ मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऑब्वियसली अगला डेटा मुझे क्या मिलता है, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, चलो कर दो, तो सिर्फ ये बचेगा, बाकी सब में x है, 0 हो जाएगा। कुदरत अब आपकी स्पीड बढ़ा रहा है, देखो, ठीक है, तो यहां पर आएगा d इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, d इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश 0, या फिर मैं कहूं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, d इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश 0, ठीक है, आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक और कर लेते हैं लास्ट, जस्ट पैटर्न को वो करने के लिए। फोर्थ डेरिवेटिव हमने निकाला तो वो आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई एक्स, प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जी एक्स स्क्वायर, प्लस 7 6 5 4 एच एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है ना, सो ऑन आगे बढ़ रहे हैं। देखो पैटर्न, जब कॉफिशिएंट अकेला बच रहा है ना, तो लास्ट में अंत देखो कहां हो रहा है, 4 3 2 1, डी में क्या हुआ था 3 2 1, सी में क्या हुआ था, इसमें डी के बाद सी में कितना हुआ था 2 1, ए में कितना हुआ था जस्ट 1। पैटर्न दिखा दिया नेचर ने, पैटर्न दिखा दिया नेचर ने, और यहां मैं लिख सकता हूं कि इसको अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू एफ 4 0, एंड आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। तो अब हम लोगों ने पैटर्न ढूंढ लिया है, तो अब हम इसको रब कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न मिल गया है, एंड सी चीजें डिस्कवर हो रही हैं। आप यहां पे, अब मैं मिटाने जा रहा हूं, आपको अगर दोबारा देखना होगा तो प्रीवियस आके इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब देखो पैटर्न मिल गया, वो रेड वाला नहीं मिटाना है, ठीक है, ये देखो खोज हो गई है। तो अब यहां पे, हाँ ये रहा, जो मिला है उसको लिखते हैं। हमें मिला a इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, b इज इक्वल टू एफ डैश 0, c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एफ डबल डैश, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, c के साथ वो मल्टीप्लाइड है ना, ठीक है, c के साथ मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू एफ डबल डैश 0, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, d इज इक्वल टू एफ 3 0, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, e इज इक्वल टू एफ 4 0। तो अगला क्या होगा पैटर्न के हिसाब से, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, एफ इज इक्वल टू एफ 5 0, ठीक है। तो इसका मतलब पैटर्न को देखो, अगर ये f5 है तो देखो 5 नंबर, फिफ्थ डेरिवेटिव पे 5 4 3 2 1 आ रहा है, ऑब्जर्व द पैटर्न, फोर्थ डेरिवेटिव पे 4 3 2 1 आ रहा है, ऑब्जर्व द पैटर्न, ये हम नहीं बना रहे हैं, कुदरत में एग्जिस्ट करता है इसलिए मिल रहा है। ये देखो थर्ड डेरिवेटिव पे 3 2 1, सेकंड डेरिवेटिव पे 2 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे मैं यहां पे लिखूंगा 1 होगा, और ये क्या है, अगर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोले तो सीक्वेंस के हिसाब से इसको जीरोथ डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 फैक्टोरियल अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ना, इसलिए अभी मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन पैटर्न दिख रहा है, फर्स्ट वाला तो ओरिजिनल फंक्शन है, उसको छोड़ दो, फर्स्ट डेरिवेटिव पे 1, सेकंड डेरिवेटिव पे 2 मल्टीप्लाई 1, थर्ड डेरिवेटिव पे 3 मल्टीप्लाई 1, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, b इज इक्वल टू एफ डैश 0 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने आपको सिंबल बताया था ना, अगर 7 फैक्टोरियल है तो इसको आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये क्यों लिखा है अगले नंबर से आपको समझ आ जाएगा। c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 है तो f डबल डैश 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। d हो जाएगा आपके लिए f ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, e हो जाएगा आपके लिए f फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, f हो जाएगा आपके पास f फिफ्थ डेरिवेटिव डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ये देखो हमारा काम हो गया, ABCD EFGH हमने ढूंढ लिया एक काश के साथ,
एक काश के साथ, एक सही सवाल के साथ और हमारी चुनौतियों की वजह से इस जर्नी पे इंसान बढ़ा और चीजों को कितनी आसानी से ढूंढा। आसान क्यों बोल रहा हूं, वो क्या था उस लाइन के अंदर जिससे चीज आसान हो गई कि काश ये पॉलिनोमियल के बराबर होता तो यदि पॉलिनोमियल के बराबर एक काश निकला तो हमने उसको एक पॉलिनोमियल के बराबर रख दिया। और 7 5 के बराबर नहीं होता है लेकिन एक कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो तो आप लिख सकते हो आपको कॉफिशिएंट की वैल्यू ढूंढनी है। उसी हजारों साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया, एबीसीडी की वैल्यू निकाली और अब क्योंकि ये चीज हमने ढूंढा है दोनों को इक्वल रख के, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं और जो रिजल्ट आप फाइंड कर रहे हो वो उनको इक्वल रख के माना गया है और इसको आप अनंत तक कर सकते हो। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और जो ये वैल्यूज आप ढूंढ रहे हो ये जब वो सेम होंगे तो उस केस में उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, यही देगा कुदरत आपको। सोच सिंपल सी, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वल रखा। अब क्योंकि ये इक्वल हैं तो इक्वल होने पर एबीसीडी एफ जी एच की क्या वैल्यू होनी चाहिए हमने ढूंढ लिया, पैटर्न भी हमें मिल गया एंड बूम, हमने यहां पर एक नई खोज कर ली। कुदरत से खोजना इतना ही आसान होता है, हमें चीजों को हवा नहीं बनाना चाहिए बस। एंड अब देखो एक मजेदार सा मैजिक, तो अब हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन यहां पे लिखूं, मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक लाइन में दिखा सकूं मैं। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं। तो एक फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वल है जो कि ये है, लेकिन अब एबीसीडी की वैल्यू मिल गई है तो अब मैं सीधा वो फंक्शन लिखता हूं, ठीक है। ए क्या है यहां पे देखते जाओ, ए क्या है, एफ ऑफ जीरो, हार्ड इंक लेनी पड़ेगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए क्या है, एफ ऑफ जीरो है, एफ ऑफ जीरो प्लस बी क्या है, एफ डैश जीरो अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी क्या है, एफ डबल डैश जीरो अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है, एफ ट्रिपल डैश जीरो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, एफ फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइड बाई 4th फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 प्लस एफ फिफ्थ डेरिवेटिव डिवाइड बाई 5th फैक्टोरियल एक्स 5 डॉट 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 सो ऑन। एंड हम ह्यूमंस ने ढूंढ लिया कि कैसे हम लोग एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में लिख सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इंसानों ने खोज लिया, उन गणितज्ञों ने खोज लिया जिनका नाम था टेलर एंड मैक्लूरियन। इसी को बोला जाता है टेलर सीरीज, ठीक है। प्रक्रिया बेशक लंबी रही होगी, समझाने के लिए मुझे चीजों को इलेबोरेट करना पड़ता है, बट है कितना आसान है ना, 2+2 को सॉल्व करने जितना आसान। हम अगर ऑब्जर्वर बनना स्टार्ट कर दें, जो ज्ञान हमारे पास है उसकी मदद से खोजना स्टार्ट कर दें, तो आपको कोई जवाब दे ना दे आप खुद ढूंढ सकते हो, क्योंकि टेलर एंड मैक्लूरियन को इसका जवाब किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि ये तो खोजा ही नहीं गया था। यदि वो खोज सकते हैं तो आप भी खोज सकते हो। और यही इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास वक्त है कुछ सीखने का, वक्त है इवॉल्व करने का, तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, फियर में नहीं रहना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज कितनी आसानी से सॉल्व हो गई, ठीक है। एंड अब इसको हटाते हैं यहां पर। अब चीजों को हम शो ऑफ कैसे करते हैं, अब देखो यहां पे हमें पैटर्न दिख रहा है, ये सम है, तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन, ठीक है, फ्रॉम यहां पे ले लेते हैं k इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट सम है जा रहा है, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ के जीरो, ठीक है, डिवाइड बाई के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स की पावर के। अब देखो ऐसे लिख के हमने चीजों को आसान किया, लेकिन यदि हम डायरेक्ट इससे शुरू करेंगे, क्या है भाई ये, ठीक है, योर नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये होता है। गलती हम क्या करते हैं, हम शुरुआत इससे करते हैं, फिर इसको याद करके ये लिखते हैं और फिर वैल्यू पुट कर करके साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यदि ऑब्जर्व किया जाए तो जिंदगी भर नहीं भूला जाएगा, प्लस अच्छा भी लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ डिपेंडेंसी के राह पर आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए ऑब्जर्व करके चीजों तक पहुंचना जरूरी है। सॉल्यूशन से, ये तो सॉल्यूशन हुआ ना, सॉल्यूशन से आपको सीखना नहीं है, आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने का रास्ता, सफर तय करना है। यही आदत आपको डालनी है, क्योंकि जब आप कोई नई चीज खोजने जाओगे ना, तो आपको सॉल्यूशन नहीं देगी ये दुनिया, क्योंकि दुनिया के पास है ही नहीं, आपको प्रॉब्लम देगी दुनिया। आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का सफर तय करने का सेल्फ डिपेंडेंसी खुद में डालनी है। और ये वो इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इस टॉपिक के जरिए मैं आप लोगों को देना चाहता था। इससे पहले कि मैं चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट करूं, चीजें आसान होंगी, मजेदार होंगी, सेल्फ डिपेंडेंसी के रास्ते पे बढ़ेंगे और आसानी से चीजों को सीखेंगे। सिर्फ राइट माइंडसेट, फियरलेस माइंडसेट, ऑब्जर्वेशन,
आस्किंग द राइट क्वेश्चन, जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए नेचर से बात करके नए ज्ञान को नेचर से प्राप्त करेंगे और कहीं से नहीं, क्योंकि राइट सोर्स अगर कोई है तो वो नेचर है। क्योंकि उन महान वैज्ञानिकों को महान बनाने में यदि किसी का रोल है तो बस उनकी क्यूरियोसिटी और नेचर में हर वक्त घूमता हुआ ज्ञान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये चीज ऐसे लिखी, क्यों लिखी भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये देख के ये सोचने लगो ओवर कॉम्प्लिकेटेड मैथ है, नो। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का जो हम इक्वेशन रखते हैं 11th में तो रटना ही पड़ता है। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स वाई है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा आपके लिए माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा आपके लिए माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अभी होगा क्या, वो तो साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस माइनस का साइन आप खुद देख लेना। ठीक है, माइनस कॉस एक्स का होगा साइन एक्स और ये पैटर्न में चलता रहेगा कॉस एक्स। ठीक है, फिर आएगा माइनस साइन एक्स, फिर आएगा माइनस कॉस एक्स, फर्स्ट इक्वेशन फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। ठीक है, ये है वाई, ये है वाई डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, 4 लिख देता हूं, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव, सेवन डेरिवेटिव, वाई की पावर 7 नहीं है, डेरिवेटिव के लिए रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको ए की वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिल गई, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू है यहां पर, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, एफ डबल डैश साइन आएगा जहां पर भी वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। थर्ड वाले में माइनस कॉस एक्स है तो माइनस 1 हो जाएगा, जब कॉस एक्स आएगा तो 1 और माइनस है तो माइनस लगेगा, तो इसका हो जाएगा, अगले का हो जाएगा जीरो, इसका हो जाएगा आपके लिए फिफ्थ डेरिवेटिव है कॉस एक्स है तो 1 आएगा, एंड सो ऑन, 0 1 0 -1 0 1, यानी अल्टरनेट 0 और अल्टरनेट +1 -1 आ रहे हैं। तो इसको देख के अब मैं यहां पर जवाब तक पहुंच सकता हूं, ये हमें देखने को मिलता है और आज हमने ये सिर्फ देखा नहीं, खोज के निकाला आसानी से। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको पॉलिनोमियल में लिखने के लिए मुझे लिखना होगा भाई ये तो जीरो है, जीरो रहने दो, ये यहां पर 1 है तो 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज 1, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंपली x, 1 डिवाइड बाई 1 1 हो गया और x बचा x लिख दिया, ये हो गया जीरो, हटाओ उसे, ये आता है -1 f, ये वाला सिर्फ न्यूमरेटर है, f ट्रिपल डैश जीरो क्या है -1 है, तो माइनस लिखा मैंने 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल x क्यूब, फिर अगला जीरो है, हटाओ उसे, फिफ्थ डेरिवेटिव आपका 1 है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो इसकी वैल्यू 1 है, अभी देखी थी हमने, तो 1/5 फैक्टोरियल x की पावर 5, सिक्स वाला जीरो होगा, अल्टरनेट में जीरो आ रहा है, हटाओ उसे, उसका अगला जो सेवंथ होगा वो माइनस में होगा, तो -1/7 फैक्टोरियल x की पावर 7, फिर उसका अगला जीरो होगा, उसका अगला +1 में होगा, तो +1/9 फैक्टोरियल x की पावर 9, -1/11 फैक्टोरियल x की पावर 11, एंड सो ऑन। हमने इसको ढूंढ लिया और इस चीज को ढूंढ के हमने इस मिथ को दूर कर लिया, चीजें मुश्किल होती हैं, ये मिथ है, चीजें आसान होती है, सही सवाल और सही क्यूरियोसिटी के साथ। ठीक है, एक लाइन आपके प्रॉब्लम्स को हार्ड से, डिफिकल्ट से इजी बना सकती है। चीजें हार्ड थी, काश तक तो हार्ड थी, लेकिन फिर ये कहा कि अगर इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन के बराबर रखना है तो पॉलिनोमियल के बराबर रखो, एबीसीडी की वैल्यू ढूंढो, जो मिलेगी वही आपका जवाब होगा, कुदरत ने दे दिया, हो गया। अब e की पावर x, log 1 प्लस एक्स, tan x, हाइपरबोलिक फंक्शन, जो इक्वेशन नॉन पॉलिनोमियल है करो कन्वर्ट आराम से। प्रोसीजर एक लंबा था, प्रोसीजर नहीं कहूंगा इसे, ये रिसर्च थी जो टेलर एंड मैक्लोरियन ने करी थी, वो रिसर्च को बताने में एक वक्त लगा, लेकिन अब हमने वो खोज लिया है और खोज के बाद वक्त बचेगा, खोज के बाद हमारा वक्त बचेगा, और इसी से यही है ह्यूमैनिटी का काम, चीजों को आसानी से समझना और चीजों को आसान बनाना। मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए, नहीं करो, ठीक है, चीजों को आसान बनाने के लिए। सो यही है राइट वे ऑफ एजुकेशन। चीजें 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही मुश्किल है, आपको अब हम चैप्टर्स के विंडो ओपन करने वाले हैं, चीजें सीक्वेंस में रहेंगी और कुछ चीजें आपके आपके जो करंट सीक्वेंस है, जो स्कूल फॉलो करते हैं, कोचिंग फॉलो करते हैं या सीबीएसई एनसीईआरटी फॉलो करते हैं,
उससे थोड़ी सी डिसरप्ट रहेंगे। रीजन, बहुत सी चीजों को पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हमारे पास ऐसी हैं, जैसे 11th में कैलकुलस की नीड है बट वो 12th में पढ़ेंगे, वेक्टर की नीड है बट वो 12th में पढ़ेंगे, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं बट वो 12th में है। चीजें जब आप कैलकुलस पढ़ने जाओगे तो उससे पहले स्ट्रेट लाइन या कोनिक सेक्शन की जानकारी होना जरूरी है। तो राइट ऑर्डर में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और बिना डरे पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर करो ताकि उनके मन से डर गुजरे। एंड आप स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर आओ, साइंस एंड मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी वाला सेक्शन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राइट सीक्वेंस, राइट वे ऑफ एजुकेशन, मिलकर इंडिया को इवॉल्व करते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, बिकॉज इससे इंडिया की सही वे में एक एनवायरमेंट बनाने में मदद मिलेगी साइंस और मैथ्स के लिए। चलो, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।